फेब्रुवरी मंथ का करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्लेसेस इन न्यूज़ अगर पढ़े भी हों या नहीं पढ़े हों, याद नहीं हो रहे हों, इस वीडियो को देख लो शांति से, 2x पे देख लो, 2 दिन में देख लो, पर देख ही लेना। सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैं कवर करूँगा। अगर आप हिंदी मीडियम के भी लर्नर हैं तो प्लीज़ अपने आप को ऐसा मत समझो कि सर की स्लाइड इंग्लिश में ये हैं। आप थोड़ा क्लास में ध्यान दो। क्लास में अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे सब प्लेसेस बड़े ही आसान हैं और चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। सो चिंता मत करिए, और आने वाले समय में ये चीज़ें हिंदी में भी आपको मैं दे दूंगा। इस पीडीएफ को आपको लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो ये सारे टॉपिक्स होंगे कुक आइलैंड से लगा के बाल्टिक नेशन, नेत्रजिम कॉरिडोर्स, पॉइंट नेमो क्या है, कोंगो में कुछ कीवू करके जो लेक है उसके आसपास के जो रेबल्स हैं, रेबल ग्रुप, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। NB8 कंट्रीज़ क्या होती हैं, इलियत गल्फ क्या है, और बाकी कुछ कुछ चीज़ें तो हो सकता है तुम्हारी जान पहचान की, लेकिन उसके आसपास की चीज़ें हम जो है कवर करेंगे हम लोग। और माउंट डुकोनो वगैरह जो है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जनवरी मंथ का भी इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बस ये देने वाला हूँ कि अनअकैडमी पर जो आप 60% अब इस समय डिस्काउंट ले सकते हैं, पूरी UPSC की तैयारी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। 15 महीने की तैयारी सिर्फ इतने प्राइस में हो रही है, और जहाँ पर आप सब कुछ, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, GS CSET, सब कुछ आपका कवर होगा। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और क्रैश कोर्सेज। और एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो कोई भी कोर्स, कोई भी बैच कभी भी देख सकते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सेशन। और अनअकैडमी का एक चैनल है जीन एक्सेस बाय अनअकैडमी। यहाँ पर अनअकैडमी का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है आरंभ, जो कि मार्च 1 शाम को 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। सो जो भी IIT नीट के लर्नर्स या आपके आसपास जान पहचान के, उनको ज़रूर आप बताएं, आप भी आएँ। और यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले प्लेस की, कुक आइलैंड की। अब कुक आइलैंड के लिए आपको सबसे पहले तो जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। आप मैप में इमेजिन कर ही सकते हैं कि अगर मेरे सामने वर्ल्ड मैप है तो इधर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, इधर साउथ ईस्ट की तरफ जब आते हैं तो न्यूजीलैंड होता है। न्यूजीलैंड के नॉर्थ में इधर कुक आइलैंड है। हालांकि ये पैसिफिक ओशियन के आइलैंड्स हैं, उनको 3 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। तो उस पोलिनेशिया में आता है कुक आइलैंड। अभी रिसेंटली न्यूज़ ऐसी थी कि चाइना और कुक आइलैंड के बीच में कुछ ऐसे समझौते हुए हैं ताकि जहाँ पर मिनरल एक्सप्लोरेशन और बहुत सारे अलग अलग एक तरह से कह सकते हो कि समझौते जो है साइन किए गए। लेकिन अब समस्या ये, न्यूजीलैंड की समस्या बड़ी हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंतर्गत ज़्यादातर ये, इनके निर्णय में न्यूजीलैंड का काफ़ी हाथ रहा करता था। तो एक तरह से इन्हीं इंटरनेशनल रिलेशंस के कारण ये थोड़ा सा, भाई अब जो आइलैंड अपने साथ है और किसी दूसरे के साथ समझौता कर रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो उसके चलते ये काफ़ी जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा था इधर चाइना और यहाँ इन पैसिफिक रीजन्स में। तो उसको लेकर ये न्यूज़ थी। तो अब कुक आइलैंड के बारे में थोड़ा पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है, पॉलिनेशिया का पार्ट है। मतलब मेलानेशिया वगैरह में तो ये पापुआ न्यू गिनी वगैरह, ये सेलेडोनियन आइलैंड, बाकी मार्शल, गुआम आइलैंड वगैरह माइक्रोनेशिया के पार्ट हैं। इधर हम पढ़ते हैं जो फ्रेंच पॉलिनेशिया, टोंगा, हवाइन आइलैंड जो USA का है, ये सब अपने को पॉलिनेशिया के अंतर्गत याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो काम की चीज़ थी ये कि, क्योंकि जैसे अभी बताया, चाइना साइन जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो साइन की, उससे न्यूजीलैंड के कंसर्न्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। खैर, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में इसमें कुछ चीज़ें आप लोग जो याद कर सकते हो, इसी का एक हिस्सा है रारोटोंगा आइलैंड। रारोटोंगा भी कुक का ही पार्ट है, तो इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी पर्वत वगैरह आपको पढ़ना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाल्टिक स्टेट्स जो है न्यूज़ में है कि वहाँ पर जो है रशिया के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को लेकर ये चर्चा रही है, मतलब उससे काफ़ी जो है उनके रिलेशंस में भी समस्याएं आई हैं। तो उसको लेकर बाल्टिक रीजन क्या हो, एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है ना। उसके बाद में NB8 कंट्रीज़ भी इसको लेकर फिर आगे न्यूज़ में रही। तो NB8 कंट्रीज़ क्या हैं वो भी अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो NB8 तो नॉर्डिक और बाल्टिक 8, तो ये चीज़ ध्यान। अब 8 के नाम पे क्या है कि डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो ये तो नॉर्डिक हो गया, यूरोप वाला पार्ट। और बाल्टिक में एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, देखो क्या है। अगर मैं यूरोप में जाऊँ तो यूरोप में यहाँ बाल्टिक सागर दिखेगा आपको। तो बाल्टिक सागर के पास एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ELL, ये जो देश हैं ये बाल्टिक नेशन हो गए, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में एक शब्द तुम्हें मिल रहा है नॉर्डिक। नॉर्डिक मतलब नॉर्थ, उत्तर। तो नॉर्थ के जो प्लेस हैं वो हमें देखना है। तो नॉर्थ में ये सब आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये तो कंट्रीज़ हो गई, लेकिन इनके बाहर भी जैसे ग्रीनलैंड वाला भी हिस्सा इसका डेनमार्क के अंतर्गत आता है। सबलवर्ड नॉर्वे का है, जेनमेयन नॉर्वे का आइलैंड है। ये सब नॉर्डिक। तो नॉर्डिक मतलब उत्तर, उत्तर में जो स्थित है।
ऐसे एक स्कैंडिनेवियन परेशान कर सकता है। तो मेनली नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं, बट कभी कभी आप देखते हो तो इनको भी कंसिडर कर लेते हैं, फिनलैंड को, आइसलैंड को, लेकिन ग्रीनलैंड नहीं करते हैं इसमें। ये चीज़ ध्यान रखना। ये वर्ल्ड मैप में भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें याद रखनी है अच्छे से, कि कल को बाल्टिक नेशन बोले तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये लिख लो अच्छे से, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात, स्कैंडिनेवियन कहे तो प्राइमरी 3 कंट्री जो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। अब स्कैंडिनेवियन मतलब यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड, बघेलखंड, जो कल्चर शेयर करते हो, लैंग्वेज, कल्चरल लिंग्विस्टिक टाइज हो, जिनके बीच में एक समानता हो, एक इतिहास हो, उसको लेकर इन्होंने, तो ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क मेन हो गए। लेकिन साथ में फिनलैंड कभी कभी लिया जाता है, आइसलैंड कंसिडर कर लेते हैं। तो हालांकि डेनमार्क, ग्रीनलैंड, लेकिन ग्रीनलैंड नहीं लेते हैं किसमें, स्कैंडिनेवियन में। लेकिन नॉर्डिक में सब कुछ कवर हो रहा है। नॉर्डिक में ग्रीनलैंड आता है, इधर नहीं आता स्कैंडिनेवियन। अच्छा, बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक स्टेट तो समझ में आ गई, लेकिन उससे बाल्टिक सागर से कौन कौन से देश लगे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ गया तो क्या करोगे फिर। देखो, बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक नेशन अलग चीज़ हो गई, बट इस बाल्टिक सागर से और भी तो लगे हुए हैं। तो वो यूरोप में मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कि जो उसके आसपास के जितने भी देश हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिर बाकी जो छोटे छोटे वहाँ पर जो आइलैंड्स हैं, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, मतलब ये वाले एरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और ये पूरे ये रशिया वगैरह, फिनलैंड, यहाँ तक का, ठीक है। बट आपने अगर मैपिंग करी होगी यूरोप की तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो बाल्टिक को अच्छे से याद रखना। दूसरी चीज़ इसमें जो हमने ध्यान रखनी है, NB8 कंट्रीज़, तो नॉर्डिक, बाल्टिक 8। अब 8 में तुमको अब भी समझा ही दिया मैंने कि नॉर्डिक में तो ये डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन हो गए, ठीक है। और इसके जो आइलैंड्स है वो तो हैं ही, जो ग्रीनलैंड हो गया, फरोई वगैरह, ये सब है। बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, तो इनका कॉम्बिनेशन नॉर्डिक और बाल्टिक का है ये, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे आप। बाकी सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड बताया वो ध्यान रखना, SGYT10 का आप इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे इसकी भी लिंक दी है सब्सक्रिप्शन की। अब आता है नेत्रजिम कॉरिडोर। आए दिन हमको पता है कि अगर हम वर्ल्ड मैप में जाएं तो, अब जैसे वर्ल्ड मैप इधर इधर आप आओगे और थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ के आसपास आप जब देखोगे तो इज़राइल और गाज़ा के बीच में लड़ाई है। तो ये नेत्रजिम कॉरिडोर कर को पूछ ले आपसे, तो वहाँ से इज़राइल ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि वहाँ से हम लोगों ने फोर्स जो है वो हटा ली है, और एक तरह से तब ये नाम आया था नेत्रजिम कॉरिडोर। तो कल को पूछे नेत्रजिम कॉरिडोर, तो ये एरिया है 6 किलोमीटर के आसपास का है, गाज़ा स्ट्रिप में है, मेडिटेरेनियन सीप से भी लगा है, इधर इजराइल से लगा हुआ है। तो नेत्रजिम कॉरिडोर 6 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये कहाँ है, गाज़ा पट्टी में है, ठीक है, जो कि साउथ गाज़ा और नॉर्थ गाज़ा को डिवाइड भी करता है। इस तरह से याद रखना। और इजराइल की मिलिट्री यहाँ पर हुआ करती थी 2023 से 25 का जो वार चल रहा था उसमें, और नेत्रजिम कॉरिडोर जो है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम उसके कंट्रोल में था इजराइल के, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। इसके पहले आपको ऑलरेडी मैं कुछ क्रॉसिंग्स वगैरह पढ़ा चुका हूँ, शायद रिवाइज कर लो तो बहुत अच्छी बात है। रफ़ा क्रॉसिंग इधर इजिप्ट और गाज़ा के बीच में है, एरेज इधर गाज़ा और इजराइल की तरफ आपको दिखेगा, वादी गाज़ा, ये तुम्हें पता ही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले दूसरे वीडियोज़ में कवर करा दी है। अब एक है पॉइंट नेमो। अब ये पॉइंट नेमो जो है बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी इन सदर्न पैसिफिक। क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो कोस्टल रीजन से, किनारे से समुद्र का सबसे लंबा पॉइंट कौन सा हो सकता है, तो वो दुनिया में समुद्र का जो सबसे लंबा पॉइंट है वो पॉइंट नेमो है। इसको ऐसा समझो कि तुम कहीं से भी किनारे से मैक्सिमम समुद्र का बिंदु, मतलब आप किनारे पे खड़े हो, लैंड मास पे खड़े हो, और सबसे दूरी वाला पॉइंट, अब कोई बोलेगा सर यहाँ से तो मैं, ये मेरे लिए दूर हो जाएगा, लेकिन इससे तो पास में हो जाएगा वो, ऑस्ट्रेलिया से। तो हमें ये देखना है कि आसपास के सारे रीजन से जो सबसे दूर हो, ज़मीन से सबसे दूरी वाला बिंदु जो है, अब वो सब जगह की ज़मीन कंसिडर की जा सकती है उसमें। मतलब अगर आप कहो कि अरे नहीं सर, इंडिया से तो मैं बहुत दूर चला जाऊँ पैसिफिक में, नहीं, लेकिन वहाँ ऑस्ट्रेलिया पास में आ जाएगा वो पॉइंट के, कुछ भी कोई पास में आ सकता है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप कह सकते हो कि हर किसी लैंड से सबसे ज़्यादा दूर है वो। तो एक ऐसा बिंदु जो ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो ओशियन पोल ऑफ, मतलब ओशियन का वो छोर है जो सबसे दूर है लैंड से, फील करो मेरे शब्दों को, ज़मीन से सबसे दूरी वाला पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट नेमो पैसिफिक ओशियन में है, ये अपने को ध्यान रखना है। रिमोटनेस के लिए, अब दूर है तो रिमोट होगा वो, मतलब वहाँ कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा पाया जाता। तो वहाँ पर हमारे जो विमेन नेवल ऑफिसर्स हैं वो पहुँचे थे। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ सैटेलाइट्स कहते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स के जो रिमेन्स हैं वो पाए जाते हैं, यहीं पर जनरली आकर जो है उनका वेस्ट आप लोग देख सकते हो। और ओशन पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी इसको बोला जाता है, साउथ पैसिफिक ओशियन में है, ये चीज़ याद रखना।
कैप्टन नेमो के नाम से इनको रखा गया था, वो सब कुछ ठीक है। तो ये थोड़ा कहाँ है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। इसके बाद में इसे ग्रेवयार्ड ऑफ सैटेलाइट्स भी कहते हैं। इन चीज़ों को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जो इंडियन नेवी की जो शिप वेसल है वो तरीनी, वो उसके साथ ये जो गए थे यहाँ पर, तो उसको लेकर ये प्लेस न्यूज़ में था। उसके बाद में ब्रह्मगिरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, तो उसको जब आप देखोगे तो कर्नाटक में सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है। और ब्रह्मगिरी पीक आसपास का क्षेत्र है, कावेरी का रीजन है, और लक्ष्मण तीर्थ नदी वहाँ से शुरू होती है, ये चीज़ हम लोग को ऑलरेडी पता है। कार्डमम कॉफ़ी के प्लांटेशन होते हैं वहाँ पर। उसके बाद में लॉयन टेल्ड मैकॉक मिलता है। आपने कई बार मेरी नेशनल पार्क की क्लास देखी होगी। लॉयन टेल्ड मैकॉक का आप स्टेटस बताओ क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि वल्नरेबल है, ठीक है। उसके बाद में तो यहाँ पर ट्राइबल विलेज जो है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास बनाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है कंसर्न रेज हुए थे, तो उसको लेकर ये न्यूज़ में था। उसके बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की अपनी अलग लड़ाई चल रही है। अफ्रीका में जाएंगे हम, डीआरसी। अब वहाँ पर क्या है, रवांडा और इसकी बॉर्डर पर एक लेक है, लेक कीवू, वो एक तो याद रख लो आप, कीवू लेक। वहाँ कीवू रीजन भी है, तो कीवू रीजन अफ्रीका का इतना याद करना। तो वहाँ पे एक जो रेबल लड़ाई चल रही है M23। M23 का मतलब मार्च 23 2009 से आया है, जब इनका ये तुत्सी लेड रिवॉल्ट जो ईस्टर्न कॉन्गो का, उनके बीच में समझौता वगैरह हुए थे। तो वो एक बार अपने लिए ज़्यादा अभी फ़िलहाल काम का नहीं, बट ये याद रखना है कि M23 क्या है, तो ये भी एक ग्रुप है। तुत्सी लेड रिवॉल्ट, ये शब्द, ये सब अफ्रीका से याद रखना है। कॉन्गो के ईस्टर्न पार्ट में अपने को याद रखना है ये सब, ठीक है, ईस्ट साइड पे याद रखेंगे हम। कीवू रीजन में आप याद रखेंगे, बिल्कुल। तो अब ये कहाँ से क्या है, तो कीवू हो गया, कीवू के साथ पड़ोस में रवांडा है, तो रवांडा में भी इसका इन्फ्लुएंस। तो रवांडन जो आप कह सकते हो, बैक्ड M23 रेबल्स इन द DRC ऑफ कॉन्गो आर सीकिंग टू एडवांस साउथ टुवर्ड्स बुकावू रीजन इन द कैपिटल ऑफ साउथ कीवू प्रोविंस। इनके बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो एटलीस्ट इनको तुम इसराइल, पैलेस्टीन, गाज़ा से मत जोड़ देना एग्जाम में, थोड़ा कॉन्गो और ये इन रीजन से याद रखना कि मतलब ये रवांडा के क्षेत्र और कीवू वाले बेल्ट के बीच में जो है वहाँ पर कोई देखने को मिल रहा है। तो द रेबल्स एंटर द गोमा, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कीवू प्रोविंस, 27 जनवरी के आसपास की बात है ये। एंड सीज द कंट्रोल ऑफ सिटीज़ एयरपोर्ट बाय जनवरी 28 एंड फेसिंग पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन द स्ट्रेटेजिक एरियाज। तो उस कीवू वगैरह के रीजन में घुसपैठिए की तरह, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि पहुँच गए, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। तो यहाँ पर जो है अपने को गोमा शहर भी आप याद रख सकते हो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ये ईस्टर्न साइड पे। उसके बाद में रवांडा से संबंधित इनका है ये M23 रेबल, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। और तुत्सी लेड रिपोल्ट जो बात हो रही थी ईस्टर्न कॉन्गो में, उसी क्षेत्र की बात हो रही है, मार्च 23 M23 से, ये सब याद रखना। अब एक डेरियन गैप। अक्सर अभी ये काफ़ी जो डंकी रूट्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा शब्द न्यूज़ में था। तो ऐसे ही एक डेरियन गैप भी एक डंकी रूट का है जो USA में जाने के लिए। तो आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो पनामा कैनाल है, उसी के पास है ये डेरियन गैप। तो कल को बोले डेरियन गैप किसके बीच में है, तो कोलंबिया और पनामा के बीच में स्थित है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इधर पैसिफिक ओशियन, मतलब इधर पैसिफिक और इधर अटलांटिक ओशन लगा हुआ है। बेसिकली अमेरिका कॉन्टिनेंट, सेंट्रल अमेरिकन रीजन वगैरह जो है उनके बीच में यहाँ पर आपको कनेक्ट होते हुए दिखेगा, पनामा और कोलंबिया के बीच में डेरियन गैप यहाँ है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट कोरल रीफ्स को लेकर चर्चा में था गल्फ ऑफ इलेथ और या गल्फ ऑफ अकाबा। इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सबसे पहले तो रेड सी के पास। रेड सी के पास अपने को पता है कि ये सिनाई पेनिनसुला है। सिनाई पेनिनसुला का एक साइड का जो पानी का एरिया है वो अकाबा, अकाबा नाम जॉर्डन से आया है। और जो दूसरा वर्ड दिखाई दे रहा है आपको जो इलेथ, ये जो है वो इज़राइल का है। तो वो अपना गल्फ कह रहे हैं, अकाबा अपना कह रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है, रेड सी के साथ कनेक्टेड हैं, ये ध्यान रखना। कोरल सी के काफ़ी एस्पेक्ट्स यहाँ पे समझ आते हैं हमें, पहले पाए जाते थे और ये सारी चीज़ें, बट इतना तो कम से कम याद रखना है कि कहाँ की बात हो रही है। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में 15 कुछ स्पीशीज़ मिली है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आराम से PDF में पढ़ लेना। बस इतना ये कि बर्ड्स ये वर्ड्स होते हैं, स्परफाउल, हॉर्नबिल, शोला किली, फ्लाई कैचर, पिरनिया, ये पक्षी मतलब कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है।
जी हाँ, बटरफ्लाई में बुश ब्राउन, सिल्वर लाइन, हेज ब्लू और डार्ट, ये अपने बटरफ्लाई में रखेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब जो है, आपसे वो इस तरह के सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है वो बर्ड कौन सा है और इनमें से जो है बटरफ्लाई कौन सी है। दूसरी बात, जो बेसिक चीज़ है, आपसे वो पूछ सकता है कि भाई पराम्बिकुलम रीजन जो है कहाँ पर है। ये सब कुछ जो है अपने को ध्यान रखना है। पराम्बिकुलम तो केरला में अपने को पता ही है। ये इसके बाद में जो ओडोनाटा स्पीसीज़ होती हैं, ठीक है, ये ODONATA, ये क्या होती हैं? जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, ड्रैगन फ्लाई वगैरह देखा होगा आपने, तो उड़ने वाले जो कीट हैं उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो ये भी कुछ इसमें देखने को मिलेगी। तो अपने को ये चीज़ याद रखना है, डार्नर शब्द जो है सब मोन्टाना, वेस्टेलिस, ये सब ओडोनाटा वाली जो स्पीशीज़ है उससे संबंधित है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट वन है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। अब अपने को पता है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? तो दिब्रू साइखोवा के लिए आपको जाना पड़ेगा भैया यहाँ पर। कहाँ पर? असम में चले गए आप। असम में चले तो गए, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ है ये। तो दिब्रू साइखोवा मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के पास। तो ये भी एक अच्छे से याद रखना। तो ये भी न्यूज़ में है। बाकी तो आपको मैंने काफ़ी बार ये पढ़ाया हुआ है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के साथ है, इनको अपने को याद रखना है। अटकामा डेजर्ट को लेकर भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उसके साउथ में वहाँ पर लिथियम डिपॉजिट्स वगैरह हैं, चिली, अर्जेंटीना। तो यहाँ आप लिथियम ट्रायंगल याद रख सकते हो। तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के क्षेत्र आते हैं। तो आपसे वो पूछ सकता है कि ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सिर्फ हॉट वाले में कंसीडर करना, अंटार्कटिका में नहीं, तो इससे ज़्यादा और मिलता है ड्राइएस्ट। बाकी तो बेसिक चीज़ है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ ये ऑलरेडी पढ़े होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला। अब ये सिस्टिकोला पक्षी है, याद रखना, जो मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क में मिला। मथिकेट्टन अपने को पता है केरला की तरफ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ भी अपने को याद रखना है। इसके पहले भी हमने केरला में जो पढ़ा था वो भी अपने को पता होना चाहिए, पराम्बिकुलम, उसे मत भूलना, ठीक है। तो शोला वगैरह तो तुम्हें पता है टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, जो शीतोष्ण उष्णपोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप यहाँ पर मुथुवन भी आपको देखने को मिलेगी। और ये मथिकेट्टन शोला टाइगर रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना, ये पक्षी होता है, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, एशियन कंट्रीज़ वगैरह में देखने को अपने को मिल सकता है। और न्यूजीलैंड में जो माउंट तरानकी है, ये अभी आजकल न्यूज़ में रहा है, जिसे हम एगमॉन्ट भी कहते हैं। आपको याद होगा हमारे भारत में कुछ नदियाँ को प्रदूषण से बचाने के लिए उनको एक सेल्फ आइडेंटिटी दे दी थी, कि मतलब आप जो है अब इंडिविजुअल उन्हें घोषित कर दिया था, है ना, लिविंग एंटिटी, जीवंत इकाई बोल दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले न्यूजीलैंड ने शुरू किया था। वहाँ पे वांगनुई जो नदी है उसको दुनिया की सबसे पहली लिविंग एंटिटी की, अगर आप ये इसमें भी जीवन है ऐसा मान लिया था हमने। तो ऐसे ही वहाँ पर उन्होंने उर्वेरा नेशनल पार्क को भी रखा है। और अब ये स्टेटस तारानाकी को भी दिया हुआ है कि उनके भी अपने ह्यूमन राइट्स हैं, उसको एक जीवंत इकाई दे दी गई है। तो माउंट तारानाकी पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड में एक जीवंत इकाई के लिए, ठीक है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ये आपको पता होना चाहिए, ये रामसर साइट्स वगैरह में हम पढ़ते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ है। इसके बाद में होलांगापुर गिबन सेंचुरी, तो ये गिबन सेंचुरी आपको असम में जा देखने को जा मिलेगी। और उसके बाद में होलॉक गिबन्स के लिए फेमस है। बोगडोई रिवर जो है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, बोगडोई रिवर, ठीक है। नेक्स्ट वन जैग्रोज माउंटेन कहाँ है? तो ये ईरान में है। इसको लेकर काफ़ी न्यूज़ थी कि यहाँ पे कुछ अर्थक्वेक वगैरह की बात थी, थोड़ा सा डिप्रेशंस, मतलब नीचे की स्थिति बनती जा रही है यहाँ पर प्लेट मूवमेंट्स में। तो जैग्रोज याद रखना, ये ईरान का है, ये हम ऑलरेडी काफ़ी बार मैपिंग में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा में जब हम लोगों को पता है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो, तो ठीक है, असम में है। ये बेसिक चीज़ है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये अच्छे से याद रखना है अपने को। उसके बाद में टोंकिन गल्फ जो है वो वियतनाम के पास है, पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, अपने को याद रखना है। इधर चाइना भी नज़दीक में ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इट इज़ रिवर्ड एज बेबू गल्फ भी कहते हैं, बागबो गल्फ भी बोला जाता है इसे। ये हम मैपिंग में कवर कर रहे होते हैं, इसलिए मैं मैपिंग कहता हूँ कि एक बार कर लो तो टेंशन ही फ्री हो जाता है व्यक्ति। माउंट डुकोनो, ये इरप्ट हुआ था इंडोनेशिया में वार्निंग के साथ। तो ये वार्निंग दी गई थी इसको लेके कि ये इरप्ट होगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो डुकोनो जो है ये वॉल्केनिक फीचर है इंडोनेशिया का बेसिक। लेक कीवू, अभी जो मैं बता रहा था कि राइजिंग टेंशन जहाँ बढ़ रही है वो M3 रेबल्स वाले, तो ये लेक कीवू पूछ सकता है किसके बीच में है? तो रिफ्ट वैली का हिस्सा है, अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी बन रही है उसका हिस्सा है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और रवांडा से लगा हुआ है, रवांडा से लगा हुआ है, इधर रवांडा है और इधर ये, ठीक है।
बाकी तो सारे लेक्स में आपको मेरी प्रोफाइल पे आप जाओगे, वर्ल्ड मैप हमने अफ्रीका जो पढ़ा है वहाँ पे तंगनेका, विक्टोरिया, एल्बर्ट, कीबू वगैरह सब कुछ ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। नेक्स्ट वन, अभी जो 4 वेटलैंड्स ऐड हुए थे जिसमें कौन कौन से हैं, तो आपको मैपिंग से मैंने पहले भी बताया हुआ है। एक मेरी जो आप शॉर्ट्स भी जाके देखा करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए मिलेंगे वहाँ पे। तो रामसार साइट्स में जो है, एक तो ये तीर्थंगल और सक्कराकोट्टई तमिलनाडु में ऐड हुए हैं, और उधवा लेक जो हुआ है वो अपने को झारखंड में याद रखना है, झारखंड पहली साइड में ले लो आप, और याद रखना ये चीज़ है ना। और इधर आप लोग देखोगे तो खेचियो पलरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अपने को देखने को मिलेगा। तो ये सिक्किम में जो है आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम का है अपने लिए। नेक्स्ट वन, कुछ और ऐसे छोटे छोटे प्लेस थे न्यूज़पेपर से जो मैंने, जो है आप लोग देख सकते हो। सिमलीपाल, तो पता ही है सिमलीपाल अपने को कहाँ जाना पड़ेगा सिमलीपाल के लिए, तो सिमलीपाल के लिए भैया उड़ीसा जाएंगे हम। कुछ सिटी, एक माइन थी सिमंदाओ माइन, सिमंदाओ माइन गिनी में है, अफ्रीका के क्षेत्र में है ना, नोट डाउन कर लेना सिमंदाओ माइन। फिर कुछ शहर हैं जैसे ये मिलते रहते हैं क्लिपिंग्स में, तो जिसमें पलमायरा जो है वो सीरिया में है, और बुलेंगो जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में है। तो ऐसे प्लेसेस को जो है, तो पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। और मैंने इस तरह से समझाया ताकि आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, किसी भी मीडियम से हो आप। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें एक बार देख लेना, वहाँ सब्सक्रिप्शन की भी लिंक मिल जाएगी आपको, कोड मैंने बता ही दिया है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, यू कैन यूज़ द कोड SGYT10, और ये ऑफ़र 28 फरवरी तक आपके लिए अवेलेबल है। और आगे भी कभी ये वीडियो देखें तो एक बार आप नीचे लिंक चेक कर लो, आपको ऑफर्स वहाँ मिल जाएंगे। और इस में जो है आपको आना है ये इवेंट में। जसप्रीत बुमराह जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी आ रहे हैं, और वो इस हिस्सा रहेंगे इस इवेंट का। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। 1 मार्च को होगा ये, जी नेक्सस अनअकैडमी का जो चैनल है उस पर। बाकी एक कोड आप ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगा वीडियो।